राहुल सेन, गजेंद्र गुजर। विस मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मैंने कहा इन्हीं के नाम पर मोहन वीणा का नाम रखा गया है। किसका? मोहन वीणा किसके नाम पर रखी गई है? इन्हीं के नाम पर रखी गई है। ओवी लोकगीत जो है साथी, उनका संबंध कहां से है? तो ओवी लोकगीत साथी आपका महाराष्ट्र से है भैया जी। कहां से है? महाराष्ट्र से है। और जननायक किनको कहते हैं? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को। किनको? कर्पूरी ठाकुर जी को कहते हैं जननायक। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए जो राजभाषाएं हैं उनके बारे में किस आर्टिकल में कल आपको बताया गया? आर्टिकल 348 में है। किसमें है? आर्टिकल 348 पे है। और दीफू दर्रा भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल में है। कहां पर है? अरुणाचल में है। ठीक है, अरुणाचल में। अरुणाचल में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। ठीक है, तो एक बार स्कोर सारे साथी बताएंगे, देखना चाहेंगे स्कोर। दानवीर कैर आपका 5 पर है, कान्हा 5 पर है, विशाल चौधरी जी 5 पर है, मनीष प्रजापति 4 पर है, रेखा मौर्य स्कोर नहीं लिख रहे हैं, मोइन अली 5 पर है, बहुत शाबाश, न्यू क्रिएटर 5 पर है, अरुण 4 पर, आपका आरसी फिटनेस 4 पर है, नवीन सरकार लाडला 4 पर, नितिन कुमार राम खान आपका 3 पर है, अंकित वर्मा 5 पर, रोहित गिरी 5 पर। बहुत स्वागत है साथी। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। आज के सेट के अच्छे से नोट्स बनाना, बहुत फोकस के साथ क्वेश्चन को पढ़ना और उत्तर देना। ठीक है, बोलेंगे रानी मछैया रिक्तस्थान एक लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री उनको दिया गया साथी, तो पूछ रहा है किस डांस के लिए यानी किस नृत्य के लिए उनको पद्मश्री दिया गया था। लंबाड़ी के लिए पहले तो मुझे बताएं, लंबाड़ी कहाँ का है साथी? आपका तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बना है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ज्यादातर चीजें क्या है? समान है। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से चीजें एक जैसी हैं। उम्मट आर्ट से रानी मछैया का संबंध है, और उम्मट आर्ट कहाँ का है साथी? आपका कर्नाटक का है, जो कि कोडवा ट्राइब के द्वारा, किसके द्वारा? कोडवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन करती है इसको? कोडवा जनजाति के द्वारा इसको, कोडवा जनजाति द्वारा इसको किया जाता है। धीमसा सब लोग जानते होंगे, आंध्र प्रदेश। इसी कक्षा में मैं आपको साथी बता चुका। गुसादी पूछे आपसे तेलंगाना, हम इसी कक्षा में याद कर चुके हैं। क्या बोलेंगे? तेलंगाना का है। अब चीजें धीरे धीरे आप लोगों को एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। जो कुछ बचा हुआ है उसको साथी हम निचोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर टेम्पल को साथी किस राज्य से आप संबंध मानेंगे? तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में कि कर्नाटक में? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर भैया आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है? बृहदेश्वर मंदिर का संबंध किस भगवान जी से है? तो भगवान शिव से संबंधित है। और याद रख लेना, इसको राजराज चोल द्वारा बनाया गया। किसको? किसने बनाया था? राजराज चोल द्वारा इसको बनाया गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा साथी, आप मुझे तमिलनाडु के कुछ टेम्पल लिख के बताएं, तमिलनाडु के कुछ मंदिर बताएं, तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो भैया अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु के टेम्पल्स की, तो सबसे बड़ा नाम आता है मीनाक्षी मंदिर का। किसका? सबसे बड़ा नाम आएगा मीनाक्षी टेम्पल का। मीनाक्षी मंदिर किन देवी को समर्पित है? मीनाक्षी देवी के लिए जो मंदिर है तो वो किनको है साथी? आपका माँ पार्वती को समर्पित है, डिवोटेड टू पार्वती। क्या बोलेंगे? किनको समर्पित है? माँ पार्वती को समर्पित है। किसने बनवाया था मीनाक्षी देवी टेम्पल को? पांड्य शासकों ने। किसने? पांड्य शासकों ने। ना जाने कितनी बार इसको पूछा गया है। दूसरा आपसे पूछे तमिलनाडु का श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, क्या बोलेंगे? श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल कहां पर है? श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल साथी कहां पर है? तो आप बोलेंगे कि वो भैया तमिलनाडु में है। इसको बनवाया किसने? इसको चोल शासकों ने बनवाया। किसने बनवाया था? चोल शासकों ने इसका निर्माण कराया। तीसरा आपसे पूछे ऐरावतेश्वर टेम्पल कहां पर है? क्या बोलेगा? ऐरावतेश्वर टेम्पल कहां पर है? चौथा आपसे पूछेगा गंगे कोंड, क्या बोलेंगे? गंगे कोंड चोलपुरम, जो राजेंद्र चोल ने बनवाया। गंगे कोंड चोलपुरम टेम्पल किसने बनवाया? राजेंद्र चोल प्रथम ने। क्या बोलेंगे? यानी कि चोल शासकों द्वारा। कई बार वंश ही पूछता है सिर्फ। राजेंद्र चोल, सॉरी क्या बोलेंगे? कौन थे आपके? राजेंद्र चोल फर्स्ट ने इसको बनवाया था। और साथ ही तट मंदिर किसको समर्पित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये यूनेस्को में शामिल है। भगवान विष्णु को समर्पित है। किनको है? भगवान विष्णु को। और ये भारत का पहला हरित ग्रह, क्या बोलेंगे? पहला हरित, क्या बोलेंगे? पहला हरित ग्रह पुरातत्व स्थल है। पहला हरित ग्रह पुरातत्व स्थल भारत का कौन सा है? यानी भारत का पहला ग्रीन हाउस आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सा टेम्पल बना है? भारत का पहला ग्रीन हाउस आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सा टेम्पल बना है? तो तट मंदिर, जिसको हम सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। आंध्र प्रदेश के मंदिरों की बात करें साथी, आपका लेपाक्षी मंदिर है। क्या बोलेंगे? लेपाक्षी टेम्पल है। अहोबिलम टेम्पल कहां पर है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। अहोबिलम टेम्पल, क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश में है। केरल की बात करें आपसे साथी, आप कहेंगे सबरीमाला टेम्पल है। कौन सा? सबरीमाला टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान जी भी पूछे जाते हैं, किस भगवान के लिए है? तो भगवान याद रख लेना, अयप्पन के लिए है। किनके लिए? भगवान अयप्पन के लिए है। और कर्नाटक में साथी आपका विरूपाक्ष मंदिर है। क्या बोलेंगे? विरूपाक्ष टेम्पल है। और हजारा राम मंदिर है। क्या है? हजारा राम मंदिर है, ये याद रखेंगे। केरल से एक और मंदिर याद आया, मैं भी होके आया। क्या बोलेंगे? केरल का आपका पद्मनाभ स्वामी, भगवान विष्णु के लिए है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, क्या बोलेंगे? पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये साथी कहां पर है? ये भी केरला में है। पद्मनाभ कहां पर है? केरला में है, गलती नहीं करनी है। और आज एक बेहतरीन साथी अनाउंसमेंट होने वाला है, उसको बीच कक्षा में करेंगे। ठीक है, बड़ा शानदार सा। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज थे, टीम के पास मैसेज थे कि जी कुछ किया जाए, तो आप लोगों के लिए एक नई अनाउंसमेंट आज होगी। निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे? उन्होंने कलाश्रम नामक अपने स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था। कलाश्रम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर अनाउंस करेंगे। तो बोलेंगे भैया कलाश्रम को पंडित शंभू महाराज, मुझे बताओ किस डांस से संबंधित हैं? लखनऊ घराने के हैं। किससे हैं? कथक से संबंध रखते हैं कि नहीं साथी? इसको स्काई ब्लू लिख लेते हैं। पंडित अक्षत महाराज, ये भी कथक से हैं। बिरजू महाराज कथक से हैं। पंडित लच्छू महाराज, ये भी कथक से हैं। पंडित बिरजू महाराज है जिन्होंने कलाश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, और पंडित बिरजू महाराज जो है ना साथी हमारे, ये भी किससे संबंधित हैं? कथक नृत्य से संबंधित है, याद रख लेना। और यही पंडित बिरजू महाराज हैं जिनको बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था। किस मूवी के लिए बताएं? बेस्ट
बेस्ट कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर समझते हैं जो डांस सिखाता है, तो कोरियोग्राफर अवार्ड इनको मिला किस मूवी के लिए मिला था? 2016 की बाजीराव मस्तानी के लिए। किसके लिए? 2016 बाजीराव मस्तानी मूवी के लिए। क्या बोलेंगे? बाजीराव मस्तानी मूवी के लिए। ठीक है, बाजीराव मस्तानी मूवी। पंडित लच्छू महाराज, जिनका अन्य नाम भी पूछा जाता है विजयनाथ, विजयनाथ के नाम से किसको जाना जाता है? लच्छू महाराज को जाना जाता है, ये इनका अन्य नाम है। ठीक है, सभी लोग कथक से संबंधित हैं, याद रखेंगे। कथक का संबंध किस राज्य से है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, जिसका संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? दुनिया की बहुत चर्चित पुस्तकों में से एक है। प्रतिभा रेखी है? क्या बोलेंगे? नहीं जी, प्रतिभा रेखी नहीं है। अमृता प्रीतम की याद रख लेना साथी, पिंजर। क्या बोलेंगे? पिंजर और कोरे कागज। पिंजर आपका, कोरे कागज और आपका कागज ते कैनवास। क्या बोलेंगे? कागज ते कैनवास। तीनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कागज ते कैनवास ये किसकी है साथी आपका? तो आप कहेंगे भैया ये है प्रसिद्ध रचना अमृता प्रीतम की। तो माई स्टोरी इनकी है क्या? नहीं, माई स्टोरी है कमला दास की, और कमला दास की ही चर्चित रचना है अंतकथा। अंतकथा क्या बोलेंगे? इनर स्टोरी, माई स्टोरी ये किसकी है? ये कमला दास की। आशापूर्णा देवी जी को कौन बताएगा? ये तो चर्चित है आशापूर्णा देवी जी। तो आप कहेंगे भैया ये पहली महिला है जिनको ज्ञानपीठ मिला था। किस भाषा से इनका संबंध है ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये पहली महिला है साथी जिनको आपका 1976 में क्या ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला था, और इनका जो संबंध है वो बांग्ला भाषा से है, और इनकी रचना का नाम था क्या? प्रथम प्रतिश्रुति। क्या बोलेंगे जी? प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इनको प्रथम महिला का क्रेडिट इनको जाता है कि ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला है, ज्ञानपीठ पाने वाली। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बांग्ला। कई साथियों ने ठीक उत्तर दिया, जिसमें से सोनू कुमार जी का उत्तर भी एकदम शानदार था। निम्नलिखित में से सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिलेटिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? और इस क्वेश्चन को इतना महत्वपूर्ण मार्क कर लो, जैसे गुरुजी बता देना इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। तो क्या बोलेंगे? सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिलेटिंग ऑफ द रामायण, यानी सिर्फ इतना भी पूछ सकता है कि सीता पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्या बोलेंगे? देवदत्त पट्टानायक हैं। हिंदू माइथोलॉजी पर बहुत लिखते हैं साथी, इन्हीं की रचना है माई गीता। तो सीता और माई गीता किसकी रचनाएं हैं? देवदत्त पट्टानायक की। जया रचना किसने लिखी है? इन्होंने ही लिखी है। मिथ पुस्तक को किसने लिखा है? इन्होंने ही लिखा है। सती सावित्री पुस्तक किसने लिखी है? और अभी हाल ही में आपका पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। सती सावित्री पुस्तक हाल ही में चर्चा पाई है, 2024 की रचना है। द प्रेग्नेंट किंग पिछले वर्ष एसएससी ने खूब पूछी। द प्रेग्नेंट किंग आपका साथी किसकी है? क्या बोलेंगे? आपका देवदत्त पट्टानायक की है। द सेवन सीक्रेट्स, क्या बोलेंगे आपसे? द सेवन सीक्रेट्स ऑफ विष्णु, द सेवन सीक्रेट्स ऑफ विष्णु ये किसने लिखी है? और ऐसे ही साथ 7 रहस्य, द सेवन सीक्रेट्स ऑफ शिवा ये किसने लिखी है? ये देवदत्त पट्टानायक की रचनाएं हैं, जो हिंदी माइथोलॉजी पर कि भाई पुरानी क्या घटनाएं थी उनके ऊपर काफी बोलते भी हैं। एक बहुत अच्छे वक्ता है, आप भी इनको सुने। क्या बोलेंगे जी? यहाँ पर बात आती है फिर अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी एक फिक्शन के लेखक है, वो देवी देवताओं के ऊपर फिक्शन बना के कुछ लिखते हैं। तो अमीश त्रिपाठी की रचनाएं भी एसएससी भरपूर पूछता है। क्या बोलेंगे? कोई एक साथी बताएगा अमीश त्रिपाठी की रचना? तो एक है इनकी रचना मेलुहा के मृत्युंजय, बहुत चर्चित, और इसी से ये चर्चित हुए थे। मेलुहा के मृत्युंजय बुक किसकी है? यानी कि इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, जिसमें साथी जब मैंने इसको पढ़ा तो इसमें कहानी थी कि भगवान शिव कैसे मतलब देवता बने। इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, कैसे उन्होंने लोगों की मदद की, अपने कबीले को सुरक्षित किया। एक साथी इनकी रचना थी द ओथ ऑफ वायुपुत्राज। ओथ किसको कहते हैं? शपथ को। तो वायुपुत्रों की शपथ, हिंदी में लिखें वायुपुत्रों की शपथ, द ओथ ऑफ वायुपुत्राज। एक थी इनकी साथी लीजेंड ऑफ सुहेल देव। क्या बोलेंगे? लीजेंड ऑफ सुहेल देव ये किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। साथ ही सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। तो यहाँ पर ध्यान देना ना कि सीता पुस्तक दोनों की है, लेकिन इन्होंने लिखा सीता मिथिला की योद्धा। क्या बोलेंगे? सीता मिथिला की योद्धा ये किसने लिखा? आपका ये लिखा अमीश त्रिपाठी ने। सीता एंड इलस्ट्रेट रिलेटिंग ऑफ द रामायण ये लिखा किसने? ये देवदत्त पट्टानायक ने लिखा। तो ये आपको पता होने चाहिए साथी। क्या बोलेंगे? ये आपको पता होना चाहिए। सर जी 12th क्लास के लिए कब शुरू हो रहा है? बच्चे 12th के लिए तो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। क्या बोलेंगे? लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे? कौन थे संगीत निर्देशक? एक बार बताइए। क्या बोलेंगे? किशोर कुमार, राजेश रोशन, आनंद राज आनंद। मैं आपको बता दूं, आप में से आपके कोई भी भाई हैं जो 12th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, तो 12th क्लास में पढ़ते हो या 11th में पढ़ते हो या 10th में, RW एप्लीकेशन आपका ट्यूशन के नाम से एक चैनल उन्होंने बनाया हुआ है, अपना चैनल है। आप अपने छोटे भाई बहनों से कह सकते हैं कि वो यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, और वो चाहे तो एप्लीकेशन पे भी रजिस्टर्ड करके एप्लीकेशन पे भी कोर्स है वो उससे भी जुड़ सकते हैं। तो ये जो भाई ने पूछा 12th का, ये उनको मैं बता रहा था। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों, मुझे बताओ ये कब गाया गया? क्या बोलेंगे? ये साथी इसके निर्देशक कौन थे? निर्देशक हैं इसके डायरेक्टर थे श्री रामचंद्र। गाया किसने मुझे बताएंगे? आप कहेंगे लता मंगेशकर जी ने। जरा बताएं साथी, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? लता मंगेशकर जी की बात हम करें तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उनको भारत रत्न किस वर्ष मिला? क्या आंसर आएगा? 2001 में। और कब गाया ए मेरे वतन के लोगों? 1962 के चीन युद्ध के बाद में। 1962 के साथ ही जो चीन युद्ध था उसमें हमारे सैनिक जब बहुत सारे हताहत हो गए, वो जो शहीद हो गए, उनको साथी ये गाना समर्पित था चीन युद्ध के बाद में। किस प्रधानमंत्री के सामने? नेहरू जी के सामने इसको गाया था। क्या बोलेंगे? पंडित नेहरू जी के सामने इसको उन्होंने गाया था। और बहुत चर्चित गाने रहे हैं जो शहीदों को समर्पित हैं, मेरे वतन के लोगों, ठीक है। ऐसे ही साथी बहुत सारे चर्चित गाने रहे हैं जो आपका शहीदों को समर्पित हैं या देश के बारे में है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और याद रखना, जो ए मेरे वतन के लोगों, इसके लेखक भी पूछ ले जाते हैं। इसके जो लेखक है ना, इसके लेखक हैं आपके कवि प्रदीप। क्या बोलेंगे? कवि प्रदीप ने इस देशभक्ति गीत को लिखा है। ये कौन है इसके लेखक? कवि प्रदीप। तो
बाकी आपसे गायक पूछ सकता है साथी। तो कौन कौन से गाने हैं जिनके गायक आपसे पूछ सकता है प्रीत जहाँ की रीत सदा, क्या बोलेंगे, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। है प्रीत जहाँ की, क्या बोलेंगे, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, रीत सदा। ये किसने गाया है साथी आपका? तो बोलेंगे भैया महेंद्र कपूर, बहुत चर्चित रहे उस समय महेंद्र कपूर, इनके हिस्से में 2 गीत आए। है प्रीत जहाँ की रीत सदा किसने गाया आपका? माँ तुझे सलाम किसने गाया? माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, क्या बोलेंगे, AR रहमान, किसने? AR रहमान ने गाया है माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। साथी आपका कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले, क्या बोलेंगे, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। ये किसने गाया है आपका? मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। किसने? मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। और साथ ही आपका गाना है दे दी हमें आज़ादी, दे दी हमें आज़ादी सॉन्ग किसने गाया है? दे दी हमें आज़ादी, आशा भोसले जी ने, क्या बोलेंगे, आशा भोसले जी ने गाया है। ठीक है, आशा भोसले जी ने गाया है, बहुत चर्चित गाना है। और एक साथी आपका मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ये भी किसका है? ये भी महेंद्र कपूर जी का है। किनका है? महेंद्र कपूर जी का गाना है। साथी आपका एक साथी आपका संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, बहुत चर्चित गाना है साथी। तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये किसका है? जो साथी देशभक्ति सॉन्ग है, बी प्राक, क्या बोलेंगे। और आप सब लोग जो छात्र होंगे पुराने, वो जानते होंगे कि बॉलीवुड के चर्चित सॉन्ग्स को SSC बहुत पूछती है, बहुत पूछे जाते हैं। तो इसकी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है साथी? मैंने हिंदी की कुछ रचनाएं आपको लिखवाई थी, थम्स अप करके मुझ तक एनर्जी पहुंचाई है कि भैया हमको वो याद है, आप उसमें से कोई पूछेंगे तो हम बता देंगे। तो क्या बोलेंगे, हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं क्या? नहीं जी, श्रीलाल शुक्ल हैं, क्या बोलेंगे, श्रीलाल शुक्ल हैं। आपका राहुल सांकृत्यायन को जाना जाता है, जानते हैं, यानी कि आपका कोणार्क डांस फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। कब से मनाया जाता है? हमेशा याद रखेंगे 1986 से। हर वर्ष के बीच में यानी कोणार्क में कहां पर बनता है? कोणार्क में जो हमारा साथी, क्या बोलेंगे, जो सन टेम्पल है, जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है, किस राज्य में भाई साहब? उड़ीसा में है भैया। तो कब से कब तक बनता है? 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के मध्य बनता है, ये बात याद रख लेना। और इसकी जो शुरुआत की थी कोणार्क नृत्य महोत्सव की, वो गंगाधर प्रधान ने की थी। किन्होंने की थी? गंगाधर प्रधान ने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत किसने की? गंगाधर प्रधान की। और याद रखना, इसमें कौन से शास्त्रीय नृत्य का प्रयोग आपका परफॉर्म किया जाता है? तो आप कहेंगे इसमें सारे क्लासिकल डांस, सभी शास्त्रीय नृत्य इसमें क्या होते हैं साथी? प्रदर्शित किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, क्या बोलेंगे, सारे शास्त्रीय नृत्य। आप लोगों को याद रख लेना, यहीं पर इंटरनेशनल, इसी के बाद में इंटरनेशनल रेत कला महोत्सव भी होता है। क्या होता है? सैंड आर्ट फेस्टिवल, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, ये भी उड़ीसा में यहीं पर होता है, इंटरनेशनल रेत कला उत्सव। जब साथी दिसंबर की कभी बात आई ना, तो एक जरूर याद रख लेना, 1 से 10 दिसंबर तक कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मुझे बताइए, 1 से 10 दिसंबर के बीच में। और मैं आपको हिंट दे दूं, नागालैंड में मनाया जाता है, 10 दिनों का है, 10 दिनों का है। और साथ ही मुझे बताइए, ये आपका कब से मनाया जाता है, किस राज्य की स्थापना? तो नागालैंड की स्थापना के लिए इसको मनाया जाता है, 10 डेज का है। और सन 2000 से इसको मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2000 से इसको मनाया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपसे कभी भी पूछूंगा नागालैंड कितने दिन, जैसे SSC CGL 2021 प्रीलिम्स में पूछा गया, जैसे कोणार्क नृत्य महोत्सव CPA 2022 में पूछा गया आपका कितने दिन, तो आप कहेंगे भैया 5 दिन, और ये साथी 10 दिन, याद रखेंगे, कभी गलती नहीं करनी है, कभी भी गलती नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, चांदनी सही उत्तर था बच्चों। लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति सेनन एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं। कीर्ति सेनन का संबंध किस डांस से है? अगर कीर्ति सेनन की हम बात करते हैं, अभी साथी जो पिछले वाले नेशनल फिल्म अवार्ड थे, उसमें 2023 में इनको बेस्ट, क्या बोलेंगे, नेशनल अवार्ड्स, जो नेशनल अवार्ड्स थे आपका किसमें? 2023 के, उसमें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इनको मिमी फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। किसके लिए? मिमी फिल्म के लिए। तो मिमी फिल्म के लिए अवार्ड किसको मिला? कीर्ति सेनन को। ये नर्तकी किसकी है साथी? आपका कथक, क्या बोलेंगे, कथक की नर्तकी है। ठीक है, ऐसे ही बॉलीवुड की साथी हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी का संबंध किससे है बताएंगे क्या आप मुझे? जैसे श्रीदेवी आप अक्सर पढ़ते होंगे, श्रीदेवी भी बॉलीवुड से संबंधित है, उनका संबंध किस डांस से है? आपसे पूछ ले। और एक नाम आता है, टीवी कलाकार थी, आपने देखी हो, सीरियल्स में आती थी, सुधा चंद्रन, उनका संबंध किससे है? हेमा मालिनी का संबंध साथी भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम। किस राज्य में होता है भरतनाट्यम? तमिलनाडु में भैया। और इनकी जो बेटी है, याद रख लेना, जैसे ईशा देओल है, वो ओडिसी से है। क्या बोलेंगे? ईशा देओल किससे है? वो ओडिसी से है। ईशा देओल किससे? ओडिसी से संबंध रखती है। ठीक है, श्रीदेवी की बात करते हैं, श्रीदेवी भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से। और ये अपने एक पैर से दिव्यांग है, सुधा चंद्रन जी सीधा पैर इनका नहीं है, तब भी भरतनाट्यम की एक बहुत बड़ी कलाकार है। क्या बोलेंगे? किसकी कलाकार है? भरतनाट्यम की एक बहुत बड़ी कलाकार है। ठीक है, अन्य नृत्य मोहिनीअट्टम को भी परफॉर्म करती है, लेकिन जो पहचान है वो भरतनाट्यम की है। ठीक है, अमन सहरावत किस वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? बोलेंगे अमन सहरावत। तो बताइए, अब अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है, तो क्या बोलेंगे? भैया कुश्ती से है। पहला क्वेश्चन तो ये याद रख लेना। और इनको साथी कब कुश्ती के, क्या बोले, अच्छा ये पूछेगा किस कैटेगरी में, तो क्या बोलेंगे? अंडर 23 में, अंडर 23 में। और ये अवार्ड इन्होंने कब जीता था? 2022 में। क्या बोलेंगे? 2022 में इन्होंने जीता था आपका, 2022 में। लेकिन ये साथी जो आपका अभी एशियन गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे 2023 में, उसमें भी मेडल लेके आए थे, और वहां पर इनका मेडल था ब्रॉन्ज। क्या बोलेंगे? वहां पर इनका मेडल ब्रॉन्ज था अमन सहरावत का। और पहली महिला, मैं आपसे पूछ लूं साथी,
फर्स्ट वुमेन, क्या बोलेंगे, पहली महिला मैं आपसे पूछ लूं जो अंडर 23 में गोल्ड जीती थी, पहली भारतीय महिला बनी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलेंगे भैया, रितिका हुड्डा। कौन है? तो आपसे पूछेगा इसी तरह से कि अंडर 23 में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बनी कुश्ती में, तो क्या बोलेंगे भैया, रितिका हुड्डा जी बनी। कौन बोलेंगे? रितिका हुड्डा बनी। एक बच्चा कह रहा गुरुजी 1 से 10 के बीच का फेस्टिवल तो बता दो। अरे तुमने बताया नहीं, नागालैंड में भाई कितने सारे बच्चों ने बताया, अभी हॉर्नबिल बनता है, ये तो मैं इस कक्षा में तुमको बता चुका था। नागालैंड में हॉर्नबिल बनता है। देखो नागालैंड की स्थापना हुई थी दरअसल में 1 दिसंबर 1963 को, 1963 को, लेकिन तब से नहीं बनता, सन 2000 से बनता है, हॉर्नबिल बनता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। क्या बोलेंगे? एक साथी ने लिखा है पवन सहरावत कबड्डी से है, बहुत शाबाश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है? तैराकी के खेल से क्या बोलेंगे? ब्रेस्ट स्ट्रोक। क्या होता है? स्ट्रोक तो होता है मतलब कि आप कैसे तैर रहे हैं, उसको बोलते हैं पानी से आपका स्ट्रोक किस तरह से हुआ। जैसे आप छाती के बल, क्या बोलेंगे, छाती के बल पानी पर जोर लगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक। ऐसे वो घूमते हुए आपने देखे होंगे, ऐसे ऐसे तैरते जाते हैं। बैक स्ट्रोक होता है, जी हाँ, ये होता है साथी जब पीठ के बल आप जोर लगाते हैं तैरने में, ये भी प्रतियोगिता है। लेकिन पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है? ये तो हॉकी और फुटबॉल की आपका शब्दावली है। क्या बोलेंगे भैया? हॉकी में होता है और फुटबॉल में होता है, फुटबॉल में होता है। फ्री स्टाइल होती है क्या? जी हाँ, फ्री स्टाइल होती है, मतलब हाथ से जो होती है, हाथ से, हाथ की मदद से, हाथ के बल जब आप तैरते हैं, हाथ के बल जब आप तैरते हैं, ठीक है। एक और स्ट्रोक होता है बटरफ्लाई स्ट्रोक, जिसको डॉल्फिन किक भी हम बोलते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक बहुत पूछा था, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? बटरफ्लाई स्ट्रोक को ही हम क्या बोलते हैं? इसको डॉल्फिन किक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथी? डॉल्फिन किक के नाम से जानते हैं। और इसमें भी छाती के बल का प्रयोग होता है, चेस्ट से ही बल लगाया जाता है बटरफ्लाई स्ट्रोक में। तो पूछे बटरफ्लाई का संबंध किससे? आपसे पूछे ब्रेक स्ट्रोक का, अब सॉरी ब्रेस्ट स्ट्रोक का, या आपसे पूछे बैक स्ट्रोक का। एक साथी क्रॉल भी होता है आपका, उसको फ्री स्टाइल में बोलते हैं, क्रॉल स्टाइल। आगे 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के रिक्त स्थान के ऊपर भारतीय ध्वज फहराया। तो लाल किले का वो कौन सा स्थान था जब हमारे देश का तिरंगा पहली बार फहरा, आजादी के बाद में पहली बार? तो कश्मीरी गेट था, अजमेरी गेट था, दिल्ली गेट था, या फिर लाहौरी गेट था? तो याद रख लेना, लाहौरी गेट का मतलब है जो लाल किले से, क्या बोलेंगे, रेड फोर्ट से किधर की तरफ खुलता है? लाल किले से उसका जो गेट है, लाहौर की तरफ ये गेट है, लाहौरी गेट, ठीक है, लाहौर की तरफ। जैसे दिल्ली गेट है, ये ईस्ट गेट है, क्या बोलेंगे, ये ईस्ट गेट है। तो कहां पर साथी फहराया गया था? आपका लाहौरी गेट पर। अच्छा मुझे बताएंगे इस दिन कौन सा वाद्य यंत्र बजाया गया था? बड़ी उम्मीद से आप लोगों को बताया गया है सबसे पहले, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो इस दिन प्ले किया गया? लता मंगेशकर जी थी मौजूद गाना गाने में, जी हाँ, बहुत सारे कलाकार थे। लेकिन एसएससी क्वेश्चन पूछता है वाद्य यंत्र कौन सा बजाया गया था इस दिन? जो सबसे चर्चित रहा वो शहनाई था। और किसने बजाया? तो क्या बोलेंगे, बिस्मिल्लाह खान ने। क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाह खान ने। और आजादी के जब 50 वर्ष हो गए तो बिस्मिल्लाह खान ने साथी आपका 1997 में भी यहाँ भी ये जीवित थे, तो 50 वर्ष होने का सौभाग्य भी इन्हीं को प्राप्त हुआ। क्या बोलेंगे? प्रीति गौतम जी, एकदम ठीक उत्तर है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? आप भारत के साथी तिरंगे के बारे में उम्मीद करूंगा सब कुछ जानते होंगे, रंगों को जानते हैं, बचपन से सिखाई गई हैं। अशोक चक्र है, 24 तीलियां हैं, जीवन में हमेशा बढ़ते रहने का प्रतीक है। मुझे बताओ इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? ब्रेथ और लेंथ का फ्लैग का रेशियो कितना होता है? ये आप सब लोगों को बताना है। तो खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज खादी से बना हुआ था और बीच में उसमें चरखा था, यही 1931 में अपनाया गया था। और दरअसल में कभी भी पूछे भारतीय ध्वज जब 1931 में अपनाया गया तब कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, और कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपका साथी वल्लभ भाई पटेल ने। यहीं पर गांधी जी को, क्या बोलेंगे, गांधी जी को काले झंडे दिखाई गए थे। क्यों? ये बड़ा महत्वपूर्ण आपका साथी आपका ये अधिवेशन था, मीटिंग थी, क्योंकि इस समय पर 23 मार्च 1931 को फांसी हो चुकी थी और ये मार्च एंड का साथी आपका सेशन था, ठीक है। 23 मार्च 1931 को शहीदी प्राप्त हुई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को, तो उसके लिए दिखाए गए। तो क्या बोलेंगे, कई साथी लिख रहे हैं 3-2, कई साथी लिख रहे हैं 2-3, तो आप भी कमेंट सेक्शन में देखिए साथी आप ऐसी गलती क्यों करते हैं, यही आपको अच्छा और खराब छात्र बनाता है। अनुपात में जब चीज पहले जो आ गई तो उसी को पहले लिखेंगे। तो चौड़ाई 2 होनी चाहिए और लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3। इसी बात को मैं पूछता आपसे, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? ये पूछा गया था दिल्ली पुलिस में, तो बहुत सारे बच्चों के उत्तर गलत थे। लंबाई को अगर पहले लिखे तो 3 पहले लिख दीजिए, लंबाई यदि बाद में लिख रखा है तो बाद में लिख दीजिए, उसको इतनी बड़ी गलती क्यों करनी है? आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, रेशियो तो आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही साथी जो हमारा अनुपात था। In 20 seconds, let's find option trades under a budget. Open the Upstocks app. 1931 का जो झंडा था, तो 1947 में साथी क्या आ गया भारतीय ध्वज पर? 1947 में अशोक चक्र आया, किस कमेटी के द्वारा आया ये मुझे बताएं। अशोक चक्र को अपनाया गया और राजेंद्र कमेटी के द्वारा, क्या बोलेंगे, राजेंद्र प्रसाद कमेटी के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद समिति के द्वारा साथी क्या 1947 में आ गया? कहाँ बोलेंगे, आपका झंडे पर, क्या बोलेंगे जी, आपका झंडे पर आपका अशोक चक्र आ गया, राजेंद्र प्रसाद समिति, ठीक है, चरखी की जगह। इसका निर्माण किसने किया था साथी बताएंगे? भारतीय झंडे का निर्माण, या मैं बोलूँ जो डिजाइन है इसका वो किसने किया? तो डिजाइन बनाया है पिंगली वेंकैया ने। आप मुझे बता सकता है कोई छात्र पिंगली वेंकैया का संबंध किस क्षेत्र से है? पिंगली वेंकैया जिन्होंने ये डिजाइन बनाया, और जो निर्माण होता है वो तो साथी खादी के, आपका मैंने आपको बताया था भारत में सिर्फ एक ही जगह है। कितने साथी बता सकते हैं? पुराने साथ बताएंगे जी, बहुत
बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कुछ और, पिंगली पिंगली, वो दरअसल में साथी वनस्पति विज्ञान से जुड़े हुए थे, पिंगली वेंकैया। और इसको स्वीकार कब किया गया भारतीय झंडे को? इसको स्वीकार किया गया साथी आपका 22 जुलाई 1947 को। क्या बोलेंगे? 22 जुलाई 1947 को। आपसे पूछे कोई भी फ्लैग कोड कब आया, ध्वज संहिता कब आई, तो ध्वज संहिता यानी कि फ्लैग कोड आया 2002 में, जो बताता है कि हम झंडे को साथी फहरा सकते हैं या नहीं फहरा सकते हैं, कब फहरा सकते हैं कब नहीं फहरा सकते हैं, सड़क पर चलेंगे तो क्या नियम होंगे, अन्य देश के साथ झंडे को लहरा रहे हैं तो क्या नियम होंगे। तो क्या बोलेंगे आपका साथी 22 जुलाई 1947 पता होना चाहिए, ध्वज संहिता 2002 पता होना चाहिए। और हुबली कर्नाटक एकमात्र कारखाना है जहां पर इसका निर्माण होता है, ऑफिशियल कारखाना वही है, बनने को तो बहुत जगह बनते हैं। आगे नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? जो चेयरमैन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसको NHRC भी कई बार लिखा मिलेगा आपको परीक्षा में पूरे नाम की जगह, तो कितने वर्षों के लिए साथी उनको कार्यकाल मतलब उनका होता है? 5 वर्ष से या फिर 62 वर्ष, 5 वर्ष या 65, 6 वर्ष या 65 या 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष तक होता है। कई साथियों का उत्तर B और C, लेकिन दोस्त 5 और 70 वाले सारे साथी मेरे ठीक हैं। 5 वर्ष या 70 वर्ष तक होता है। मुझे दोस्त बताएं जब मानवाधिकार आयोग बना तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, UPSC